बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। एक बार कमेंट करके बता दीजिए भैया, आवाज़ जा रही है, वॉइस क्लियर है। चलिए शुरू करते हैं आज की श्रृंखला को। जैसा कि आप सभी को पता है कि एक नई सीरीज़ मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं, जिसमें हम लोग करंट अफेयर के क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे और पॉलिटी के भी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और कुछ मॉडर्न इंडिया के सवाल होंगे। और मॉडर्न इंडिया के साथ साथ कुछ सवाल आपके उत्तर प्रदेश जीके से भी रिलेटेड होंगे, यानी कि यूपी जीके से भी रिलेटेड कुछ सवाल आपके लिए होंगे। ठीक है, एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा अगर आवाज़ जा रही होगी तो। गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी पीएससी एंड यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी प्लस के साथ जुड़ सकते हैं। जैसे भैया अभी आप यूट्यूब की फ्री क्लासेस देख रहे हैं, इसमें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मॉडर्न इंडिया, करंट अफेयर और पॉलिटी से संबंधित सवाल है, उस पर एक चर्चा भी करेंगे। ये ऐसे 4 सब्जेक्ट हैं आपके, करंट अफेयर हो गया, मॉडर्न इंडिया हो गया, पॉलिटी हो गया और इसके साथ साथ यूपी जो जीके हो गया, जिससे लगभग 60 सवाल के आसपास आते हैं। ये तो मेरा दावा है कि 60 सवाल के आसपास लगभग प्रीलिम में आपके यहाँ आते ही हैं यूपी पीसीएस अपर में। और खासकर अगर आप आरओ यारो की तैयारी करते हैं तो आरओ यारो में भी 60 सवाल से कम नहीं आएंगे इससे संबंधित, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है इसके लिए। खैर, यूपी पीएससी एंड यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए आप अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन डाउनलोड करके प्लस के साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप प्लस के साथ जुड़ते हैं तो आपको पूरा का पूरा स्ट्रक्चर्ड बैच पढ़ने को मिलता है, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर्ड कोर्स पढ़ने को मिलता है। और इस समय आपके लिए चल रहा है एक पूरा का पूरा 24 महीने का अगर कोर्स आप परचेज करते हैं तो 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी आपको मिल रही है, यानी आपके लिए एक ऑफर चल रहा है जिसमें आप 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी पाते हैं। ठीक है, तो इस समय अगर आप परचेज करते हैं 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो। और इसके साथ साथ भैया ध्यान दीजिएगा कि अगर आप प्रतिभाशाली हैं और मनी इशू है तो आप स्कॉलरशिप योजना में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। संडे को 11 बजे स्कॉलरशिप स्कीम के तहत एक टेस्ट होता है, जिसमें अगर आप अच्छी रैंक लेकर आते हैं तो आपको स्कॉलरशिप दी जाती है, यानी आपको फ्री सब्सक्रिप्शन का प्रोविज़न किया गया है। और इसके साथ साथ एक बात और समझिएगा कि सारे टॉप एजुकेटर के द्वारा टेस्ट सीरीज वगैरह चलती रहती हैं, तो वो भी आपके लिए क्या होंगी, बिल्कुल फ्री होंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू किया जाए। प्लस के कुछ फीचर्स और जान लेते हैं कि अगर आप अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं और प्लस के साथ जुड़ते हैं तो अगर मनी इशू नहीं है और अगर आप प्लस के साथ जुड़ते हैं तो आप अपने घर बैठे लाइव क्लास कर सकते हैं, कम डेटा में आप क्लास कर सकते हैं, टॉप एजुकेटर से पढ़ सकते हैं, स्टडी मटेरियल, आंसर राइटिंग सेशन, लाइव टेस्ट सीरीज, सारा का सारा आपको मिलता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप प्लस के साथ जुड़ते हैं तो पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट आप एक से अधिक एजुकेटर से पढ़ पाएंगे और पूरा का पूरा स्ट्रक्चर्ड वे में आप अपने कोर्स को पढ़ पाएंगे और पूरी कंप्लीट तैयारी आप कर सकते हैं। खैर, इसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, अभी हम लोग चलते हैं अपनी सेशन के साथ। ये सारी टेस्ट सीरीज भी आपके लिए फ्री होती है। चलिए, सबसे पहला सवाल आपके लिए है करंट अफेयर से संबंधित पहला सवाल है। अगर आप देख पा रहे हो तो एक बार कमेंट करिएगा और कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, देख पा रहे हैं, आवाज़ मेरी क्लियर है सब कुछ?
चलिए, तो देखिए सवाल क्या है। सवाल कह रहा है कि विश्व बुजुर्ग, ये करंट अफेयर बहुत पुराना नहीं है, ये अभी का हाल का ही है, 2-3 दिन का ही मैंने उठाया है। और 2-3 दिन का रोज रोज जो भी करंट अफेयर होगा उसमें हाल में 2-3 दिन में, हाँ 2-3 दिन का ही लेकर आऊँगा मैं, उसी 2-3 दिन के करंट अफेयर पर डिस्कशन होगा, जिससे क्या होगा कि धीरे धीरे करके आपका तैयार होता जाएगा। ठीक है, इसमें कह रहा है कि विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस 15 जून को मनाया गया। और दूसरा स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कि मेडिसिन फ्रॉम स्काई परियोजना का ई नेतृत्व कौन करेगा? फ्लिपकार्ट करेगा। आपको बताना है कि इसमें कौन सा सही होगा। सब ये पहला कह रहा है कि ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 and 2 और निदर 1 and 2। ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में ही आपको जवाब देना होगा, क्योंकि यहाँ पर किसी भी पोल, हाँ कोई भी पोल यहाँ पर नहीं है। जैसा कि आप अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन पर करते हैं तो वहाँ पोल रहता है, वहाँ आपको ज़्यादा मज़ा आ जाता है, पोल के थ्रू आप जवाब देते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको कमेंट सेक्शन में ही जवाब देना होगा। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, सबसे पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। कुछ लोगों का बढ़िया जवाब आ रहा है भैया। कह रहा है कि विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस 15 जून को। तो भैया ये बात बिल्कुल सही है ना। ऐसा बहुत सारे ऐसे सर्वेज हुए हैं जिसमें ये पता चला है कि बुजुर्गों के लिए, है ना, कोरोना के टाइम पीरियड में भी और उससे पहले भी जो है कुछ % बुजुर्गों पर दुर्व्यवहार की घटनाएं सामने आई। ठीक है, जैसे कि मानसिक दुर्व्यवहार, भावनात्मक रूप से उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। तो इसके लिए, यानी इसके खिलाफ दुर्व्यवहार न हो, इसके लिए जागरूकता फैलाने के लिए 2006 में ये शुरू किया गया था। यानी बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस अवेयरनेस के लिए 2006 में क्या हुआ था, ये शुरू हुआ था। लेकिन इसको मान्यता संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 2011 में दी गई थी। ठीक है, 2011 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा मान्यता दी गई थी। आपके लिए जो इसमें 2 सवाल बनते हैं, आपके लिए 2 सवाल ये है कि इस बार का विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस 15 जून को मनाया गया और उसकी थीम क्या थी। अगर थीम आपको पता है तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि भैया उसकी थीम क्या थी। तो उसकी थीम थी इसकी, ये जो जागरूकता दिवस मनाया गया उसकी थीम थी न्याय तक पहुँच। ठीक है, न्याय तक पहुँच, ये उसकी क्या थी, थीम थी भैया। ठीक है, न्याय तक पहुँच। आगे आते हैं, देखिए दूसरा स्टेटमेंट आपका क्या लिखा हुआ है। दूसरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि मेडिसिन फ्रॉम स्काई परियोजना का शुभारंभ परियोजना का ई नेतृत्व यानी इलेक्ट्रॉनिक नेतृत्व कौन करेगा? फ्लिपकार्ट करेगा। अच्छा एक बात बताइए कि मेडिसिन फ्रॉम द स्काई ये कौन सी परियोजना है, इसका क्या मतलब है भैया? मेडिसिन फ्रॉम द स्काई ये कैसी परियोजना है? कमेंट करके बताइए कि मेडिसिन फ्रॉम द स्काई ये कैसी परियोजना है। एक मेडिसिन फ्रॉम द स्काई यानी जो है आसमान से दवा पहुंचाना, ऐसा कुछ समझ में आ रहा है? देखने में ऐसा कुछ समझ में आ रहा है मेडिसिन फ्रॉम द स्काई। अरे आसमान में, हाँ हनुमान जी वाला है ना, हनुमान जी संजीवनी लेकर गए थे। तो मेडिसिन फ्रॉम द स्काई का मतलब है कि भैया चिकित्सा आपूर्ति जो होगी, वो टीके की आपूर्ति, चिकित्सा आपूर्ति वो ड्रोन के द्वारा की जाएगी और उसका ई नेतृत्व कौन करेगा? वो फ्लिपकार्ट करेगा। ठीक है, तो इसमें पहला स्टेटमेंट भी आपका क्या है? सही स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट भी आपका क्या है? सही स्टेटमेंट है। ठीक है, चलिए 2 के दोनों सही है, तो इसमें कौन सा होगा? इसमें बोथ एंड 1 and 2 दोनों सही होगा। अगले सवाल पर आते हैं। आशा करते हैं कि आप इसे समझ गए होंगे। ठीक है, हाँ ड्रोन डिलीवरी, बिल्कुल अमित कुमार गुप्ता जी आप बिल्कुल सही किया है आपने। हाँ ड्रोन डिलीवरी। अच्छा एक सवाल आप बताइएगा, आप ही बताइएगा कि इसका शुभारंभ कहाँ हुआ है, ये आप कमेंट करके बताइएगा, मैं नहीं बताऊँगा। ठीक है, दूसरे सवाल पर आते हैं। दूसरा सवाल आपका क्या कह रहा है? युवा शक्ति कोरोना मुक्त अभियान कहाँ शुरू हुआ? हाँ ये भी पॉपुलर क्वेश्चन है। अगर आजकल का आपने न्यूज़पेपर वगैरह भी पढ़ा होगा, अगर अखबार आपने पढ़ा होगा, ठीक है, अगर आपने अभी थोड़े दिन का अखबार पढ़ा होगा तो आपको ये पता होगा कि युवा शक्ति कोरोना मुक्त अभियान का शुभारंभ कहाँ हुआ है। युवा शक्ति कोरोना मुक्त अभियान ये एक तरीके का जागरूकता अभियान है। मैं थोड़ा सा हिंट भी कर दे रहा हूँ कि ये एक तरीके का जागरूकता अभियान है और इसका अभियान कहाँ शुरू हुआ है ये आपको बताना है। अच्छा ए बता रहे हैं कुछ लोग, दूसरे का ए होगा यानी कि मध्य प्रदेश होगा। चलिए सही बता रहे हैं भैया कि इसका मध्य प्रदेश होगा यानी दूसरे का ए होगा, ये बात बिल्कुल सही है। अब युवा शक्ति कोरोना मुक्त अभियान के बारे में अगर आप लोगों ने सुना है या हाल के ही न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा तो आपने सुना होगा कि ये एक तरीके का अवेयरनेस प्रोग्राम है, एक तरीके का ये जागरूकता अभियान है कि इसमें क्या है कि शिक्षकों को और छात्रों को
कोविड के लिए क्या किया जाएगा, अवेयर किया जाएगा, यानी शिक्षक और छात्र दोनों को कोविड के लिए अवेयर किया जाएगा, यानी जागरूक किया जाएगा। खुश रहिए भैया, नंदलाल जी खूब आगे बढ़िए। और इससे क्या होगा, इससे एक तरीके का जागरूक व्यवहार डेवलप होगा, टीके के प्रति एक जो है जागरूकता क्या की जाएगी, डेवलप की जाएगी। जाहिर सी बात है भाई कि अगर छात्रों को अवेयर किया जाएगा, शिक्षकों को अवेयर किया जाएगा, तो उससे भारी मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में एक अवेयरनेस क्रिएट किया जा सकता है, ठीक है, टीके के प्रति। और कोरोना के लिए एक जो अच्छा व्यवहार, मतलब व्यवहार का मतलब समझ रहे हैं, व्यवहार का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि आप मास्क वगैरह लगाएं, ठीक है, कोविड से कैसे बचें, है ना, कोविड-19 से बचने के लिए जो व्यवहार आपको अपनाना चाहिए, ठीक है, उस व्यवहार को अपने अंदर आप कैसे शामिल करें, वो कैसे आएगा, वो जागरूकता से ही आएगा, अवेयरनेस से भी आएगा। क्योंकि आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखते हैं तो इसके प्रति एक ऐसा व्यवहार है, एक नकारात्मक व्यवहार है, ठीक है। कभी कोई कहता है कि नहीं भैया ऐसा कुछ है ही नहीं है, लोग मास्क नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ऐसा किया गया कि छात्रों को और शिक्षकों को इसके लिए क्या किया जाएगा, अवेयर किया जाएगा, ठीक है। तो इसकी शुरुआत कहाँ हुई है, मध्य प्रदेश में हुई है, युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान, ठीक है, एक अवेयरनेस प्रोग्राम है। आगे आते हैं अगले पर। चलिए, ये बड़ा अच्छा सवाल है, बताइएगा कि हाल में राजा पर्व आपने सुना होगा ना, ये बड़ा फेमस है। राजा पर्व त्योहार उड़ीसा में मनाया गया, पहला स्टेटमेंट कह रहा है। दूसरा कह रहा है कि हाल में छत्रपति साहू जी पर लघु फिल्म असम ने रिलीज की। सबसे पहला कह रहा है कि हाल में ही राजा पर्व त्योहार उड़ीसा में मनाया गया, ठीक है। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर करंट अफेयर के क्वेश्चन तो इतने स्टेटमेंट वाले नहीं आते हैं, आप इसमें भी स्टेटमेंट लगा दिए हैं एक एक। भैया मेरा उद्देश्य आपको डराना नहीं है, मेरा उद्देश्य आपको ये सारे बड़े बड़े सवाल दिखाकर हाँ डिमोरलाइज करना नहीं है। मेरा उद्देश्य स्टेटमेंट लगाने के पीछे का सिर्फ इतना सा होता है कि मैं चाहता हूँ कि एक सवाल में ढेर सारा मतलब आप सीख जाए, है ना। 10 सवाल कराने से बेटर है कि एक ही सवाल में आराम से बैठे रहें, ठीक है। थोड़ा आलसी मास्टर है ना, तो थोड़ा एक सवाल में ही आराम से बैठे रहें और डिस्कस करके ढेर सारा सीख जाएं, ज़्यादा इधर उधर करने की ज़रूरत ना पड़े। खैर आप लोग चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है, इतने कठिन सवाल नहीं आते हैं, है ना, इतने कठिन सवाल नहीं आते हैं। चलिए, इसमें भी सी कह रहे हैं कुछ लोग। चलिए आओ देखते हैं, इसमें कहाँ से सी लग रहा है भैया आपको। अच्छा, इसमें भी सी लग रहा है। तीसरा सवाल है, गलत जवाब दे रहे हो, मतलब सब में सी होगा। मास्टर ने जितना बनाया रखा है सब में सी होगा, सब में सी होगा, है। देखो, ये राजा परवा का नाम अभी मैं बताता हूँ आपको, है ना। हाँ, इसमें सही कह रहे हो आशीष, तुमने बहुत सही कमेंट किया है कि इसमें क्या होगा, ओनली वन होगा। इसमें ये वाला गलत होगा। क्यों ये वाला गलत होगा, हाल में ही छत्रपति शिवाजी पर लघु फिल्म असम ने नहीं रिलीज की है, असम ने नहीं रिलीज की है, इसमें रिलीज की है किसने, गोवा ने रिलीज की है, गोवा ने। हाँ, असम ने रिलीज नहीं की है, ये फिल्म रिलीज की है गोवा ने, ठीक है। हाँ, कोंकणी में रिलीज की गई है, कोंकणी लैंग्वेज में रिलीज की गई है, और किस में रिलीज की गई है, हिंदी में। कोंकणी और हिंदी में रिलीज की है। इनका 6 जून को क्या हुआ करता है, 6 जून का शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक दिवस है, ठीक है। और इसी के उपलक्ष्य में क्या किया, शिवाजी महाराज शिव राज्याभिषेक दिवस, शिवाजी महाराज शिव राज्याभिषेक दिवस एक शॉर्ट फिल्म गोवा के द्वारा कोंकणी में, है ना, गोवा स्टेट के द्वारा कोंकणी में और हिंदी में क्या की गई, रिलीज की गई। तो यहाँ पर जो असम लिखा हुआ है ये गलत हो जाएगा, यहाँ पर कौन सा होगा, गोवा होगा, ठीक है। और देखो पहला स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि हाल में ही राजा पर्व त्योहार उड़ीसा में मनाया गया। तो ये राजा पर्व त्योहार उड़ीसा में मनाया गया, बिल्कुल सही है। कमेंट करके बताइएगा कि कैसा त्योहार किसके लिए होता है। 3 दिन होता है, 3 दिन मनाया जाता है, ये 3 डेज का ये पूरा का पूरा त्यौहार होता है, 3-4 दिन मनाया जाता है। और इसमें क्या होता है कि मानसून की पूजा होती है, मानसून जैसे शुरू होता है तो मानसून की शुरुआत की और धरती माता की पूजा की जाती है ना। धरती माता की जो है पूजा की जाती है, इसमें उड़ीसा में मनाया गया। हाँ, बड़ा फेमस है ये। और जैसे कि क्या होता है कि 3 दिन तक जो है ये लोग जब ये त्यौहार मनाते हैं तो उस समय जो है खेतों की जुताई, खेतों की बुआई, ये सब क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। उन 3 दिनों में खेतों की जुताई, खेतों की बुआई, ये सब रोक दिया जाता है। तो राजा पर्व त्यौहार उड़ीसा में मनाया गया, ठीक है, 3 दिन का ये त्यौहार, जिसमें जो है मानसून की पूजा, मानसून की शुरुआत की और भूदेवी की यानी धरती माता की पूजा की जाती है, ठीक है। चलिए, आशा करते हैं आपको ये समझ आ गया होगा। अच्छा, सब में सी करते हैं, मतलब इनको लगता है कि मास्टर ने सब में सी ही किया होगा। अगर मास्टर नया क्वेश्चन बनाया है और खुद से बनाया है तो 2 स्टेटमेंट डाला होगा सिखाने के लिए, और दोनों सही स्टेटमेंट डाला होगा, तो सब में सी ही होगा, ठीक है।
चलिए भैया आगे आते हैं। राम राम जीएस पुर सर, स्वागत है आपका। कैसा लग रहा है यूट्यूब पे पढ़ के? कैसा लग रहा है यूट्यूब पे पढ़ के? अच्छा लग रहा है, खराब लग रहा है? अच्छा लग, देखो खराब ना बोलना, बता रहे हैं किसी कीमत पे, अगर लग भी रहा हो तो बोलना मत। चलिए इस सवाल को देखते हैं। कह रहा है कि फ्रेंच ओपन का खिताब सर्बिया के नोवाक जोकोविक ने ग्रीक खिलाड़ी को हराकर जीता। ठीक है, अच्छा है ना, अच्छा ही बोलना है, कुछ भी हो जाए। तो फ्रेंच ओपन का खिताब सर्बिया के नोवाक जोकोविक ने ग्रीक खिलाड़ी को हराकर जीता। और इसको शेयर वेयर भी कर देना, खूब बढ़िया से इसको शेयर कर देना। अब ये चलेगा, अब ये कुछ दिन तक चलेगा, ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि इसमें करंट अफेयर और ये इसमें जो 4 सब्जेक्ट, हाँ जो 4 सब्जेक्ट मैं लेकर आया हूँ, इस 4 सब्जेक्ट का बढ़िया वेटेज है भैया। ठीक है, लाइक भी कर दीजिएगा आप लोग, बढ़िया वेटेज है। और लगभग 60 प्लस सवाल इन्हीं 4 सब्जेक्ट से निकल कर सामने आएंगे, क्योंकि मैंने इसमें रखा है आपका यूपीजी के, इसमें मैंने आपका रखा है करंट अफेयर, और साथ साथ प्लस इसमें मैंने रखे हैं कुछ सवाल आपके मॉडर्न इंडिया के, और इसमें कुछ सवाल हैं आपके पॉलिटी के। ये 4 सब्जेक्ट आपके एक साथ 4 सब्जेक्ट के सवाल आएंगे। और जान लो कि 4 सब्जेक्ट के सवाल, इन चारों से मैं कोशिश करूँगा कि रिलेवेंसी मेरी पीसीएस की ही रहे। मैं इस बात की कोशिश करूँगा कि रिलेवेंसी पीसीएस की ही रहे, वहाँ ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ बोलना है कि यहाँ ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। विपिन सर भी हैं क्या? विपिन सर स्वागत है, नमस्कार। तृप्ति क्या तुम जो है क्या कहते हैं, अगर कोई दूसरे नाम से दूसरा, अगर मेरा नाम जो है विपुल त्रिपाठी है और मैं किसी और नाम से भी कहीं चला जाऊँ तो तुम सूंघ लेती हो क्या? पहचान जाती हो कि कौन आदमी है? हाँ चलिए, कितने आर का है सेशन? बस आधे घंटे 45 मिनट तक चलेगा भाई, क्या टेंशन ले रहे हो, ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा, 1 घंटे तक चला लेंगे, बहुत लंबा चलाएंगे तो फ्रेंच ओपन का खिताब सर्बिया के नोवाक जोकोविक ने ग्रीक खिलाड़ी को हराकर जीता। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, ये स्टेटमेंट पहला वाला बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नोवाक के करियर का ये 19वां ग्रैंड स्लैम था, इसमें कुछ ज़्यादा एक्सप्लेनेशन है नहीं, ये 19वां ग्रैंड स्लैम था। ये भी राइट स्टेटमेंट है कि इन्होंने किसको, ग्रीक खिलाड़ी को हराकर जीता, ये भी क्या है, राइट स्टेटमेंट है, इसमें कुछ खास एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, तो आगे आते हैं हम लोग अगले सवाल पर। ये सही है, ये अच्छा सवाल है, या हो सकता है आ भी जाए, क्योंकि ऐसे सवाल क्या होते हैं कि ऐसे सवाल जो है पीसीएस में अक्सर आ जाते हैं। हेनरी मेरी डोंडा किस देश की प्रधानमंत्री नियुक्त हुई? ठीक है, बिल्कुल एकदम फैक्चुअल सवाल है, किस देश की प्रधानमंत्री नियुक्त हुई? तो इसमें सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक होगा। और देखो क्या थी, ये पहले सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक की फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करती थी, हेनरी मेरी डोंडा। ये यहाँ की फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करती थी, यानी कि यहाँ की मंत्री हुआ करती थी। लेकिन अब ये यहाँ की क्या नियुक्त हुई हैं, प्रधानमंत्री नियुक्त हुई हैं, यानी प्राइम मिनिस्टर नियुक्त हुई हैं। इसके पहले यहाँ की प्राइम मिनिस्टर जो थी उनका नाम था नगरेवाडा। ठीक है, इसके पहले यहाँ की प्राइम मिनिस्टर नगरेवाडा थी। ठीक है, और इन्होंने रिज़ाइन किया, और इसके बाद ये हेनरी मेरी डोंडा यहाँ की प्रधानमंत्री सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक की नियुक्त हुई हैं। बार बार बोलने का मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आपको क्या हो जाए, आपके दिमाग में बैठ जाए, बस, और कोई उद्देश्य नहीं है। मत सोचिएगा सर एक चीज़ को बार बार 4 बार क्यों बता रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। तो 5 सवाल आपके थे लगभग करंट अफेयर के, और 5 सवालों में 10 क्वेश्चन थे। 5 सवाल मैंने बनाए थे करंट अफेयर के, और 5 गुणे 2 मिलाकर कुल मिला के 10 कॉन्सेप्ट आपके लिए थे। 2-3 दिन से ही रिलेटेड करंट अफेयर था। आ जाते हैं आपके फेवरेट सब्जेक्ट पर, और हमारे प्लस वाले सब्जेक्ट पर, जिसका नाम है आपका पॉलिटी। ठीक है, सबसे पहला सवाल आपका कह रहे हैं, जल्दी जल्दी करेंगे पॉलिटी। ठीक है, क्योंकि पॉलिटी तो आपको बहुत आती है। भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं, यानी भारत देश में इस समय 25 हाई कोर्ट हैं। कह रहा है कि पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का एक सामूहिक उच्च न्यायालय है। तीसरा कह रहा है कि राजधानी दिल्ली का स्वयं का एक उच्च न्यायालय है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का एक स्वयं का उच्च न्यायालय है। कि इसमें कह रहा है कि कौन सा कथन आपका सही है, यानी कौन सा राइट स्टेटमेंट है। तो ये आपको बताना है। तो भैया सी करके एकदम तुम लोग एकदम हाँ भंडार लगा दिए हो, तो ये बात बिल्कुल सही है सर, सी स्टेटमेंट इसमें आपका सही होगा। हाँ, इस समय भारत देश में कुल 25 हैं। ठीक है, 25 है, लेकिन इससे पहले तक, जब तक ये पहले क्या था कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए कंबाइन था। आंध्र प्रदेश तेलंगाना के लिए पहले कंबाइन न्यायालय था। ठीक है,
हैदराबाद। लेकिन अब क्या हुआ कि अब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लिए अलग अलग हो गया। पहले 24 हाई कोर्ट थे, लेकिन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का अलग होने से इस समय कितने हाई कोर्ट हो गए हैं? इस समय 25 हाई कोर्ट हो गए हैं। लेकिन 2013 में इससे पहले 3 हाई कोर्ट और बने थे। 2013 से पहले ये संख्या 21 की थी। ठीक है, 2013 में 3 हाई कोर्ट प्लस ऐड हुए थे इसमें, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा के ऐड होने से ये हो गया था 24, और फिर अभी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों का अलग हो जाने से ये हो गया कुल 25, राइट। पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का एक सामूहिक उच्च न्यायालय। हाँ जी बिल्कुल, पंजाब हरियाणा का है। हमारे भारत देश में संविधान क्या कहता है कि प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा, लेकिन संविधान संशोधन के द्वारा संविधान को क्या करके, अमेंड करके यानी संशोधित करके ये लिख दिया गया कि एक से अधिक राज्यों का भी एक हाईकोर्ट हो सकता है ना। एक से अधिक राज्यों का भी एक हाईकोर्ट हो सकता है। तो भैया पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश और चंडीगढ़ के लिए एक सामूहिक उच्च न्यायालय जिसका नाम है चंडीगढ़ हाईकोर्ट, राइट। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का एक है। तो कितनी ऐसी यूनियन टेरिटरीज हैं जिनका अपना उच्च न्यायालय है, ये बताइए। कितनी ऐसी यूनियन टेरिटरीज हैं जिनका अपना उच्च न्यायालय है? तो उसमें तो एक तो आपको हो गया दिल्ली के पास अपना एक उच्च न्यायालय है, और उसके साथ साथ आपका अभी जम्मू कश्मीर को भी यूनियन टेरिटरी बनाया गया है। तो जम्मू कश्मीर का भी क्या है, अपना एक उच्च न्यायालय है जिसका क्षेत्र लद्दाख तक है, तो ये बात हो गई किसकी, जम्मू कश्मीर की। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा सही होगा, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। चलो आते हैं, ज़्यादा समय न व्यतीत करते हुए अगले पे आ जाते हैं। कह रहा है कि भारत में उच्च न्यायालयों के संबंध में निम्नलिखित, इसमें देखो भारत में उच्च न्यायालय, तो इसमें सबसे पहला स्टेटमेंट आपका कह रहा है कि देश में 18 उच्च न्यायालय हैं। इसमें एक का क्षेत्राधिकार एक राज्य से अधिक है, और किसी भी संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय नहीं है, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की उम्र तक पद धारण करते हैं। इसमें आपको बताना है भैया, किसी भी संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय नहीं है। कौन सा सही होगा? इसमें ऑप्शन गलत लग रहे हैं मुझे, ऑप्शन गलत लग रहे हैं क्या? हाँ, दिल्ली और जम्मू कश्मीर तो हो गया। देखो इसमें एक्सप्लेन करते हैं इसको। देश में 18 उच्च न्यायालय हैं, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि देश में कितने उच्च न्यायालय हैं? देश में अभी तक कुल 25 हाई कोर्ट है, यानी 25 उच्च न्यायालय है। ठीक, इधर आ जाते हैं। कह रहा है कि इसमें एक का क्षेत्राधिकार एक राज्य से अधिक है। तो भैया एक का ही क्षेत्राधिकार नहीं है, एक से अधिक का एक राज्य से अधिक है ना। ऐसे हाईकोर्ट जिनका एक राज्य से अधिक क्षेत्राधिकार है, तो देखो पहले कन्वार, इसमें दो चीज समझना। पहला तो ऐसे कितने हाई कोर्ट हैं जिनके पास एक से अधिक राज्य हैं, राज्य का मतलब मिनिमम 2 राज्य हैं। तो उसमें कौन कौन सा है? चंडीगढ़ हाई कोर्ट है ना। चंडीगढ़ हाई कोर्ट के पास पंजाब है, हरियाणा है और चंडीगढ़ है। ठीक है, पंजाब है, हरियाणा है और कौन सा है, चंडीगढ़ है। इसमें आपका मुंबई हाई कोर्ट है। मुंबई हाई कोर्ट में कौन सा है, महाराष्ट्र है, गोवा है, दादर नगर हवेली है, दमन एंड दीव है। महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव है। ठीक, और इसके साथ साथ आपका गुवाहाटी हाई कोर्ट है। गुवाहाटी हाई कोर्ट के पास भी एक से अधिक है। अरुणाचल है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश है, इसमें असम है, ठीक है, नागालैंड है और मिजोरम है। अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मिजोरम, ठीक है। और इसके साथ साथ ये 3 तो ऐसे हाई कोर्ट हैं आपके पास, ये 3 ऐसे हाई कोर्ट हैं जिनके पास एक से अधिक राज्य हैं। एक से अधिक राज्य का मतलब समझते हो, मतलब एक राज्य के साथ एक दूसरे राज्य भी है उसमें। एक से अधिक सिर्फ राज्य, अगर सिर्फ क्षेत्र की बात करें, सिर्फ क्षेत्र की बात करें कि एक से अधिक क्षेत्र, जैसे अब देखो, जैसे अब तमिलनाडु हो गया, हाँ तमिलनाडु, यूटीज, मतलब जैसे एक राज्य और प्लस यूटी, सिर्फ इतना अगर देखोगे कि राज्य के साथ साथ क्या यूटी लगी है, तो राज्य के साथ यूटी लगी है तो तमिलनाडु हो गया, पुडुचेरी हो गया, उसके लिए आपका हाई कोर्ट है। ठीक है, जैसे केरला वाला है एर्नाकुलम, केरल और लक्षद्वीप हो गया, तो उसके लिए है। लेकिन अगर सिर्फ राज्यों की बात की जाएगी, ठीक है, जैसे जम्मू कश्मीर वाला है तो जम्मू कश्मीर में भी जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख आ जाता है। ठीक, लेकिन अगर सिर्फ राज्य की बात की जाएगी तो यही 3 आएंगे जिनमें आपको मिनिमम 2 राज्य मिलेंगे, यानी एक से अधिक राज्य जिसमें मिलेंगे। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। किसी भी संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय नहीं भैया, जम्मू कश्मीर और दिल्ली दोनों का, ये भी गलत हो जाएगा। हाई कोर्ट के न्यायाधीश की जो रिटायरमेंट की एज है वो 62 वर्ष क्या है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो इसमें ओनली 4 होगा, ये ऑप्शन गलत लिखा हुआ, ठीक, ध्यान देना। इसमें क्या होगा, ओनली 4 होगा। आगे आते हैं, अगली ये बैच कोर्सेज है, देख लीजिए कि ये सारे बैचेज हमारे यहाँ स्टार्ट हुए।
सारे के सारे बैचेज स्टार्ट हुए हैं प्लस पर। अनअकैडमी प्लस पर अगर आप आते हैं, इनरोल करते हैं, सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो इन बैचेज के थ्रू आप अपना कंप्लीट कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बेहतरीन बैचेज हैं, सारे के सारे टॉप एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं इन बैचेज में, है ना। और बहुत सारे ऐसे बैच स्टार्ट होते हैं हर महीने कोई ना कोई, जिसमें पॉलिटी का सेक्शन मैं ही कवर करता हूँ। ठीक है, चलिए आगे आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपका कह रहा है कि भारत के एक राज्यपाल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राज्यपाल से रिलेटेड सवाल है। पहला, उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा कह रहा है कि उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। उसे लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखना चाहिए। उसे एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। बताइए, ये बताइए, तो बहुत सरल है। उसे एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। सबसे पहला, उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा कह रहा है कि उसकी आयु कम से कम 35 ईयर होनी चाहिए, यानी कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। तीसरा कह रहा है कि उसमें लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए। चौथा कह रहा है कि वो एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ये भी बहुत सरल ही है भाई। हाँ, इसमें कौन सा होगा? जन्म से भारत का नागरिक, ये गलत है। हाँ, जरूरी नहीं है। कोई आदमी बाद में, कोई व्यक्ति अगर बाद में भी भारत की नागरिकता लिया है तो वो भी भारत देश का राज्यपाल बन सकता है ना। कोई आदमी अगर बाद में भारत की नागरिकता लिया है तो वो भी भारत देश का राज्यपाल बन सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या उसमें नहीं है। ठीक है, चलिए। दूसरा कह रहा है कि उसकी उम्र कितनी, 35 वर्ष होनी चाहिए, मिनिमम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। तो ये बात बिल्कुल सही है कि मिनिमम आयु कितनी होनी चाहिए, 35 ईयर होनी चाहिए, यानी 35 वर्ष होनी चाहिए। राइट, तो ये बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। तीसरा, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता नहीं, राष्ट्रपति के लिए होता है कि लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, राज्यपाल के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल, यस सर, बिल्कुल। एक राज्यपाल के पास एक से अधिक राज्यों का चार्ज हो सकता है। ठीक है, अच्छा, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम ये कहता है कि राज्यपाल के पास एक से अधिक राज्यों का चार्ज हो सकता है? कमेंट करिएगा। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ये कहता है? पहला इसलिए गलत हुआ क्योंकि अगर कोई व्यक्ति भारत देश में पैदा नहीं हुआ है और उसने बाद में नागरिकता ली है, तब भी वो भारत का राज्यपाल, भारत के किसी भी राज्य का राज्यपाल बन सकता है। ठीक है, तो ये जो है जन्म वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। मिनिमम एज 35 वर्ष, मैक्सिमम एज का कोई भी प्रोविजन नहीं है जो है, जब तक टपक ना जाए, जब तक जो है डेथ ना हो जाए, ये भी नहीं है। ये राष्ट्रपति के केस में भी होता है। ये अमेंडमेंट आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा अमेंडमेंट ये कहता है। सेवेंथ, चलिए बहुत बढ़िया। अगला सवाल है कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार यानी राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया, यानी मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। पहला स्टेटमेंट कह रहा है। दूसरा स्टेटमेंट आपका कह रहा है कि संपत्ति के अधिकार को ले जाकर 300A में रख दिया गया, यानी 300A में संपत्ति के अधिकार को ले जाकर क्या कर दिया गया, रख दिया गया। ठीक है, अगर हिंदी मेरी फोटो आ जा रही हो तो बताइए। सर जी पता तो था पर एक दोस्त नहीं मान रहा था इसलिए पूछा। 4, देखो, राज्य और क्षेत्र दोनों में अंतर है, इस बात को समझना कनवार। ठीक है, एक से अधिक राज्य का मतलब जिनके पास मिनिमम 2 राज्य हैं मेरे भाई। ठीक, 4 था, किताबों में भी लिखा हुआ, आंध्र वो वाला अपडेट नहीं हुआ होगा, आंध्र प्रदेश तेलंगाना नहीं अपडेट हुआ होगा तो 4 लिखा होगा किसी किताब में। उसमें जज्बाती होने की क्या जरूरत है ना। जब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए कंबाइन हाई कोर्ट था हैदराबाद, तो वो 4 हो जाएगा। तो अभी तो आंध्र प्रदेश तेलंगाना के लिए अलग अलग हो गया है ना, तभी तो 25 हुआ, तभी तो मेरे भाई 25 हुआ। और वैसे देखा जाए तो संख्या ज़्यादा हो जाती है, 4 से भी ज़्यादा हो जाती है अगर यूटीज को मिला दें, स्टेट और यूटीज को मिला दें। तो इसमें 2 के दोनों स्टेटमेंट सही है भैया कि राइट टू, पहले ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स को 7 कैटेगरी में क्या किया गया था, डिवाइड किया गया था, है ना। 7 भागों में डिवाइड किया गया था, जिसमें एक आपका राइट टू प्रॉपर्टी भी था, यानी कि संपत्ति का अधिकार भी था। ठीक है, लेकिन शुरुआत में क्या हुए, शुरुआत में हमारे भारत देश में बहुत सारे भूमि सुधार के लिए लॉज बने, है ना, लैंड रिफॉर्म किए गए, क्योंकि लैंड रिफॉर्म करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी हमारे भारत देश में कि किसी के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन थी, किसी के पास बहुत कम ज़मीन थी। तो लैंड रिफॉर्म के लिए ढेर सारे लॉज बने, तो लोग क्या हुए कि लोग बहुत ज़्यादा ही चौड़िया रहे थे, लोग कहाँ जाएँ। ठीक है,
लोग जो है चले जाते थे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते थे, क्योंकि मौलिक अधिकार था ये संपत्ति का अधिकार। और मौलिक अधिकार क्या होते हैं? गारंटीड राइट्स होते हैं। राज्य के खिलाफ सुरक्षा मिली होती है, राज्य भी आपसे उनसे छीन नहीं सकता है, और आप उसके लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाके क्या कर सकते हैं? एग्जीक्यूट करा सकते हैं। बिल्कुल, हाँ, लागू करा सकते हैं, यानी कि एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो बिल्कुल सही है कि 44वें, इसीलिए क्या किया गया? इसीलिए कि डेवलपमेंट को एक तरीके से प्रभावी बनाने के लिए संपत्ति के अधिकार को फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया और उसे 300A में रख के लीगल राइट बना दिया गया। ऐसा नहीं है कि संपत्ति आपकी नहीं है, आपकी संपत्ति आपसे छीन ली गई, ऐसा भी नहीं है, ठीक है? ऐसा भी नहीं है कि जो है आपकी संपत्ति जो है ले ली जाएगी। हाँ, ये बात जरूर है कि अब वो गारंटीड राइट नहीं है, यानी उसके लिए अब आप क्या, हाँ, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं। मौलिक अधिकार के तहत वो सुरक्षित अधिकार नहीं, जैसे मौलिक अधिकार के जैसे वो सुरक्षित अधिकार नहीं है, बाकी विधिक अधिकार है, ठीक है? लीगल राइट उसे बना दिया गया। इसीलिए तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ये आपके संपत्ति के अधिकार को कैसा अधिकार बना दिया गया? लीगल राइट बना दिया गया, और उसे ले जाकर रख दिया गया 300A में। तो अभी आपके 6 भाग में फंडामेंटल राइट क्या है? कैटेगराइज है। तो ये इसमें दोनों स्टेटमेंट सही होगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड बोथ सही होगा, ठीक है? आगे आते हैं हम लोग। चलिए, इस सवाल का जवाब दीजिएगा। ये सवाल आपका कह रहा है कि भैया उपराष्ट्रपति से संबंधित निम्न कथनों में कौन सा सही नहीं है? सबसे पहला, उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के पास जनता के सदन निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए। अरे वाह। दूसरा कह रहा है कि राज्य विधायिका का सदस्य उम्मीदवार हो सकता है, कार्यकाल उतना ही होता है जितना प्रेसिडेंट का, उसको एक महाभियोग। कौन सा सही नहीं है, एक बात ध्यान से बताना, बहुत बढ़िया सवाल है। कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना। अगर न दिख रहा हो तो बताइए, मैं हट भी सकता हूँ थोड़ी देर के लिए। हाँ नितिन बाबू, कुछ क्वेश्चन रिपीटेड हैं, कुछ क्वेश्चन रिपीटेड हैं जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं यूपीएससी में या किसी स्टेट पीएससी में, किसी स्टेट पीएससी में या यूपीएससी में। हाँ, मैं मिस्टर इंडिया बन गया हूँ इस समय। उपराष्ट्रपति बनने के लिए जनता के सदन का सदस्य निर्वाचित योग्य होने की योग्यता, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। उपराष्ट्रपति, जनता का सदन किसे कहते हैं भैया? है ना, जनता का सदन कहते हैं लोकसभा को, पॉपुलर हाउस लोकसभा को, निम्न सदन लोकसभा को। तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता नहीं, उपराष्ट्रपति बनने के लिए राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, ठीक है? लोकसभा नहीं बल्कि राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये आपका रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि राज्य विधायिका, यस सर, एमएलए एमएलसी दोनों भी उम्मीदवार हो सकता है, यानी उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, लेकिन उपराष्ट्रपति पद धारण करने से पहले उसे रिजाइन करना होगा, ठीक है? कोई भी, चाहे एमएलए हो चाहे कोई एमएलसी हो, तो उपराष्ट्रपति का कैंडिडेट हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये राइट स्टेटमेंट है, ठीक? कार्यकाल, हाँ, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भी कितना होता है? 5 ईयर होता है, यानी 5 साल होता है, और राष्ट्रपति का भी कार्यकाल कितना होता है? 5 साल होता है, यानी 5 ईयर होता है। दोनों का कार्यकाल 5 ईयर होता है। तो ये भी उपराष्ट्रपति से रिलेटेड राइट स्टेटमेंट है। दूसरा क्या कह रहा है? उसे महाभियोग। तो सर, महाभियोग के द्वारा किसे हटाया जाता है? महाभियोग के द्वारा हमारे भारत देश में प्रेसिडेंट को हटाया जाता है। अंडर आर्टिकल 61 जो है महाभियोग प्रक्रिया के तहत राष्ट्रपति को हटाया जाता है, अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है तो। अगर वाइस प्रेसिडेंट की बात यहाँ पर की जा रही है कि उपराष्ट्रपति को, तो उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा में 14 दिन की पूर्व सूचना देकर एक प्रस्ताव लाते हैं। 14 दिन की पूर्व सूचना देकर राज्यसभा में एक प्रस्ताव लाते हैं, इफेक्टिव मेजोरिटी यानी प्रभावी बहुमत से पारित करते हैं, लोकसभा से सहमति लेते हैं यानी लोकसभा में सिंपल मेजोरिटी से पारित करते हैं, और उपराष्ट्रपति को क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। उपराष्ट्रपति के लिए किसी भी महाभियोग प्रक्रिया का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो इसमें पूछ रहा था कौन सा गलत है, तो पहला और चौथा गलत है, तो ये होगा फर्स्ट एंड फोर्थ, राइट? चलिए, ये आपका हिस्ट्री से रिलेटेड सवाल है भैया, हिस्ट्री से रिलेटेड सवाल है, और आप बताइएगा कि इसमें कौन सा सही है। सबसे पहला कहिए तो मैं थोड़ी देर के लिए, हाँ कहिए तो मैं मिस्टर इंडिया बन जाऊँ थोड़ी देर के लिए। चलिए, कह रहा है कि वॉरेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल थे जिन्होंने भारत में ब्रिटिश ढांचे पर आधारित एक नियमित पुलिस बल की स्थापित किया, है ना। दूसरा कह रहा है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। तीसरा कह रहा है कि भारतीय दंड संहिता जो है 1860 में क्या की गई? लागू की गई। ठीक, तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा जो है आपका सही है, कौन सा राइट स्टेटमेंट है, ठीक है। ओनली प्रेसिडेंट को, महाभियोग शब्द का प्रयोग जो है आशीष ओनली प्रेसिडेंट के लिए किया जाता है मेरे भाई। बाकी जो महाभियोग की प्रक्रिया है
उस महाभियोग की प्रक्रिया में जो है सेम प्रक्रिया, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को भी हटाने के लिए सेम प्रक्रिया चलती है, हाई कोर्ट के जज को भी हटाने के लिए थोड़ा बहुत अंतर आता है, बाकी सेम प्रक्रिया चलती है। लेकिन टेक्निकली महाभियोग इम्पीचमेंट वर्ड का इस्तेमाल प्रेसिडेंट के लिए है, लेकिन व्यवहारिक भाषा में मैगजीन किताबों में महाभियोग शब्द का इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए, हाई कोर्ट के जज को हटाने के लिए, सीएजी के लिए भी कर देते हैं। ठीक है, चलिए इस सवाल का जवाब दीजिएगा भाई इसमें कौन सा सही है। अच्छा डी, कुछ लोग डी बता रहे हैं, कुछ लोग बी बता रहे हैं। तो देखो इस तरह ध्यान देना कि वॉरेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल थे जिन्होंने देखो नियमित पुलिस बल की स्थापना कार्नवालिस के टाइम पीरियड में हुई थी, जहां तक मुझे है ना, मेरा ज्ञान जहां तक कहता है। तो ये कार्नवालिस के टाइम पीरियड में, तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत। हाँ, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 यहीं से, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से ही हमारे भारत देश में रूल ऑफ लॉ की शुरुआत होती है ना, कानून के राज की एक तरीके से शुरुआत मानी जाती है। यहीं से डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शुरू होता है, यानी संविधान का विकास शुरू होता है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 क्या हुआ कि लगभग एक तरीके से देखा जाए तो बक्सर के युद्ध के बाद 1765 1765 के बाद से राजनीतिक हस्तक्षेप एकदम वास्तविक तरीके से अंग्रेजों का भारत देश में शुरू हुआ। और 1765 से लेकर 1772 तक एक तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ने खूब बढ़िया, एकदम ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों ने खूब करप्शन भी किया, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पॉलिटिकल पावर बहुत ज़्यादा बढ़ाई। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की बढ़ती हुई पॉलिटिकल पावर, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने लोन के लिए भी अप्लाई किया था क्योंकि वहाँ बहुत घाटे में भी चल रही थी। ये सारी वजह थी कि इंग्लैंड में बवाल मचा, और ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ये महसूस किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है ना, यानी इस कंपनी को रेगुलेट करना, कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। एक पहला कानून है ना, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए पहला लॉ जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया, उसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। और इसके द्वारा 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसमें 4 जज थे, और जो चीफ जस्टिस थे उनका नाम था एलिजा एम्पे। दंड संहिता, हाँ ये जो है कैनिंग टाइम पीरियड, इस समय क्या था, दंड संहिता, ये भी राइट स्टेटमेंट है, ये भी राइट स्टेटमेंट है, तो इसमें होगा बी वाला, सेकंड एंड थर्ड होगा। चलिए इसमें आपको क्रमबद्ध करना है भैया, क्रमबद्ध करना है कि क्रम से इसमें लगाना है। ये बंग भंग का निर्णय यानी बंगाल विभाजन का डिसीजन लिया गया है ना, कर्जनवा, लॉर्ड कर्जन, याद है, पढ़ा होगा हिस्ट्री। कांग्रेस के उद्देश्य के रूप में क्या करना, कांग्रेस के उद्देश्य के रूप में स्वराज को एक्सेप्ट करना, स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा करना, और चौथा लिखा हुआ है सूरत का स्प्लिट, सूरत का स्प्लिट। इसमें कौन सा राइट स्टेटमेंट होगा ये आप बताइए। वहां पर अमित यही सेंस निकल रहा है उसका। ये वाला ए बता रहे हो, 1 3 4 2, अरे वाह, इसमें कहां से ए आ रहा है भैया, इसमें कैसे किस हिसाब से ये बता रहे हो आप लोग। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कांग्रेस के उद्देश्य के रूप में स्वराज को क्या करना, एक बात बताओ, कांग्रेस के उद्देश्य के रूप में स्वराज को स्वीकार करना, ये कहाँ हुआ था, बनारस के अधिवेशन में हुआ था ना। तो पहले सूरत स्प्लिट हुआ था कि बनारस का अधिवेशन हुआ था जिसमें गोपाल कृष्ण गोखले ने अध्यक्षता की थी। हाँ, ये क्यों बता, इसमें देखो 1-3 तो चलो ठीक है, एक बार समझ में आता है। इसमें कांग्रेस के उद्देश्य के रूप में स्वराज को क्या करना, स्वीकार करना। इस कौन सी स्वराज की बात की जा रही है, ये आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, कौन सी स्वराज की बात की जा रही है। बी और सी दोनों सेम आंसर है ना, दोनों सेम चल रहा है। इसमें कौन से स्वराज की, अरे भैया 1905 में जब बंगाल विभाजन का निर्णय लिया गया है ना, 1905 में बंगाल विभाजन का निर्णय लिया गया, तो उसके बाद ही स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा हुई है ना। ऑफिशियल जो है क्या कहते हैं, स्वदेशी आंदोलन की घोषणा होती है। और उसके बाद जब बनारस का सेशन हुआ था, ठीक है, बनारस का अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, तो कांग्रेस के बनारस के अधिवेशन में स्वराज को क्या किया गया था, एक चीज एक्सेप्ट किया गया था, है ना। हाँ, तो इसमें क्या, फिर उसके बाद 1907 में क्या हुआ कि एक तरीके से गरम दल और नरम दल स्प्लिट हुई, सूरत विभाजन हुआ, तो इसमें बी सी दोनों सेम है ना, तो ये वाला होगा।
पहले बनारस वाला हुआ था ना, देन फिर काहे बता रहे थे इतनी देर से, पहला वाला क्यों बता रहे थे? चलिए ये बताइएगा, इसमें भी ये बहुत आता है पीसीएस में, इसीलिए मैंने कहा इसको शामिल करते हैं ना, ये बहुत बार आ भी चुका है और अक्सर ये क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन जो है क्या कहते हैं पीसीएस में आते ही रहते हैं। तो इसमें कह रहा है कि लखनऊ समझौता, भैया बताओ इसमें कौन सा सही कालानुक्रम है? सही कालानुक्रम यानी सबसे पहले कौन सा हुआ था, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ? गांधी इरविन समझौता मतलब समझ रहे हो ना, लॉर्ड इरविन और गांधी के बीच में, लॉर्ड इरविन और गांधी के बीच में एक समझौता हुआ था, जिसमें आपको पता है कि जिसमें हाँ थोड़ी दिनों के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या करना था, हाँ जिसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन को थोड़े दिनों के लिए क्या कर दिया था, स्थगित कर दिया गया था, और सेकंड गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने पार्टिसिपेट करने के लिए हाँ मान गई थी, जिसमें सेकंड गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया था और गांधी जी वहाँ गए थे, है ना, गांधी जी ने भाग लिया था सेकंड गोलमेज सम्मेलन में, लेकिन कोई खास आउटपुट निकल के सामने नहीं आया था। और लखनऊ समझौता आपको पता है ना, लखनऊ समझौता किसके लिए फेमस है? तो सबसे पहले बताओ, हाँ लखनऊ समझौता सबसे पहले इसमें फर्स्ट वाला होगा, लखनऊ समझौते के बाद आपका क्या होगा? फर्स्ट। हमको लग रहा है जैसे लिखा हुआ है वैसे ही है क्या? जैसे लिखा हुआ है सेम वैसे ही चल रहा है क्या? 1 2 3 4, हाँ वैसे ही चल रहा है, ठीक है। हाँ फिर गांधी इरविन पैक्ट होता है, गांधी इरविन पैक्ट होता है लखनऊ समझौता, फिर उसके बाद गांधी इरविन पैक्ट, फिर उसके बाद पूना पैक्ट हुआ, जिसमें जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, है ना, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अड़े हुए थे सेपरेट इलेक्टोरल कॉलेज देने के लिए, किसको? दलितों को भी सेपरेट इलेक्टोरल कॉलेज दिया जाए, यानी पृथक निर्वाचक मंडल बनाया जाए दलितों के लिए। अब दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल बनाया जाए ऐसा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कह रहे थे, लेकिन गांधी जी इस बात से जो है सहमत नहीं थे। गांधी जी का ये मानना था कि अगर आप दलितों के लिए सेपरेट इलेक्टोरल कॉलेज करोगे तो क्या होगा कि एक ही आप अलग अलग, क्या होगा, इससे फूट डालो वाली सीन निकल कर सामने आएगा, ठीक है। इसमें क्या होगा कि अलग थलग महसूस करेंगे और इसमें आप एक तरीके से यूनिटी की भावना नहीं बढ़ पाएगी। तो इस वजह से उन्होंने इसका विरोध किया सेपरेट इलेक्टोरल कॉलेज का, और गांधी जी और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट हुआ, और पूना पैक्ट में ये निकल के सामने आया कि सेपरेट इलेक्टोरल कॉलेज जो दलितों के लिए मांग कर रहे थे बाबा साहब, उन्होंने क्या कर दिया, उसे मान गए वो, उन्होंने मांग बंद कर दी और रिजर्वेशन सीटें कुछ बढ़ा दी गई थी, ठीक है, रिजर्वेशन सीटें कुछ क्या कर दी गई थी, बढ़ा दी गई थी, ठीक है, पूना पैक्ट। फिर उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन की अंतिम वापसी इसके बाद होती है भैया, इसके बाद होती है सविनय अवज्ञा आंदोलन की अंतिम वापसी, 1 2 3 4 होगा। चलिए ये आपका उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ प्रश्न है, ये प्रश्न आपके यूपी जीके से रिलेटेड है, यानी उत्तर प्रदेश जीके से रिलेटेड कुछ प्रश्न हैं आपके। मिलान करना है भैया कौन सा सिटी किससे संबंधित है, ठीक है। जौनपुर सिटी की स्थापना, क्या लिखा हुआ है, हाँ मिलान करना है, बहुत सरल है, आराम से बताओ, आराम से मिला लोगे, कहानी आपने सुनी ही होगी। एक अगर मिला लिए तो पूरा का पूरा सब मिल जाएगा, एक अगर आपने मिला लिया तो पूरा का पूरा सब मिल जाएगा। चलिए ये वाला बता रहे हैं, ये तो बिल्कुल सही है कि हाँ कि आगरा से कुछ किलोमीटर के दूर पे अकबर ने फतेहपुर सीकरी नगर की स्थापना की थी। फतेहपुर सीकरी नगर की स्थापना अकबर ने की थी, जो है आपको पता होगा कि जहांगीर का जो नाम था वो जहांगीर का नाम सलीम था। ऐसी एक कहानी फेमस है कि अकबर जा रहे थे और रास्ते में अकबर की भेंट एक संत से होती है जिनका नाम था शेख सलीम चिश्ती, ठीक है। और उन्होंने बताया कि जो है पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो शेख सलीम चिश्ती ने कहा कि हमारे रहने की एक व्यवस्था कर दीजिए, हमारे रहने के लिए एक व्यवस्था कर दीजिए और मेरे आशीर्वाद से आपको पुत्र प्राप्त होगा, ठीक है। तो उन्होंने उनके रहने के लिए व्यवस्था की, तो अकबर को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई जिसका नाम बाद में जो है जहांगीर हुआ, और उसी शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से, जिनके आशीर्वाद से जहांगीर पैदा हुआ, उन्हीं के नाम से ही उसका नाम क्या रखा गया था, सलीम रखा गया था। और उन्हीं के रहने के लिए जो व्यवस्था जहाँ पर की गई थी वो फतेहपुर सीकरी है। और फतेहपुर सीकरी में जो है आप लोगों ने ढेर सारी चीज़ें सुनी होगी ना, उसका एक दरवाज़ा है ना, बुलंद दरवाज़ा बनाया गया था, है ना। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में जो है क्या कहते हैं, वहाँ एक बड़ा दरवाज़ा बना था जिसका नाम था बुलंद दरवाज़ा। जौनपुर सिटी
तो ये आप फेमस ही है, आप जानते ही हैं कि फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। आगरा सिटी की स्थापना ये सिकंदर लोदी। जामा मस्जिद बदायूं किससे संबंधित है? इल्तुतमिश। ये इसमें फर्स्ट वाला क्या होगा आपका? राइट स्टेटमेंट होगा। आगे आते हैं, ये भी यूपी जीके से संबंधित है कि कौन सा कहाँ पर है, ठीक है। कौन सा कहाँ पर है? एक तरीके का एक धार्मिक स्थल है ना, एक पौराणिक और धार्मिक स्थल यहाँ पर दिए गए हैं। विंध्याचल मंदिर है, ठीक है। विंध्य पर्वत आपने सुना होगा। देवा शरीफ का मेला लगता है, ठीक। देवा शरीफ का मेला लगता है, ये भी आप लोगों ने सुना होगा। ये महाभारत कालीन जो है, हाँ, महाभारत कालीन एक स्थल है। हस्तिनापुर जिसका नाम भी आप लोगों ने सुना हो। कौन सा सुमेलित नहीं है? सिंगेरपुर भी एक क्या है? धार्मिक जगह है। हाँ, जौना खां की याद में जौनपुर की स्थापना, आशिमा, बिल्कुल। चलो, इतिहास भी पढ़ रहे हो, सुकून है हमको, आप लोग इतिहास भी पढ़ रहे हो, सिर्फ हमारी पॉलिटी ही नहीं पढ़ रहे हो। मास्टर को मिला सुकून। हाँ, विंध्याचल तो ये सही है। दर्शन करने गए हो ना देवी जी का? मिर्जापुर में है, ये बिल्कुल राइट है। देवा शरीफ बाराबंकी में है। देखो मेला लगता है, जो लोग लखनऊ के आसपास के लोग होंगे आपको पता होगा कि बाराबंकी में देवा शरीफ में बहुत बड़ा मेला लगता है ना। हर वर्ष मेला लगता है। हस्तिनापुर ये महाभारत कालीन जो है क्या है? एक स्थल है जो कि मेरठ में है, उत्तर प्रदेश में। और सिंगवेरपुर ये कौन से ज़िले में पड़ता है? सिंगवेरपुर इसमें क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सिंगवेरपुर है बंदना इलाहाबाद में। श्रृंगी ऋषि का नाम आप अगर आपने सुना होगा, श्रृंगी ऋषि का नाम, तो उन्हीं के नाम पे ये सिंगवेरपुर है। अगर रामायण देखी हो तो रामायण में आपने सुना होगा कि भगवान राम और सीता जब जो है वनवास की तरफ गए थे तो केवट ने उनको नदी पार कराई थी। गंगा जी जब पार कराई थी केवट ने, तो वो जगह जो थी वो जगह यही थी, सिंगवेरपुर ही थी, ठीक है। इलाहाबाद से लगभग जो है क्या कहते हैं 30 किलोमीटर के दूर है। तो वहाँ जहाँ नदी केवट ने पार कराई थी वो सिंगवेरपुर। अभी कुछ दिन पहले अगर न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, ठीक है, न्यूज़पेपर अगर जो है कुछ दिन पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो इसके लिए कुछ योगी सरकार ने कुछ फंड भी जो है दिया था। इसके लिए योगी सरकार ने लगभग 15 करोड़ के आसपास का 15 करोड़ के आसपास का लगभग फंड दिया था। इसके लिए क्या करने के लिए? इसको सजाने के लिए, कि सिंगेरपुर को भी कि अयोध्या के लेवल पे, जैसे अयोध्या को डेवलप किया जा रहा है, ठीक है, जैसे अयोध्या एक धार्मिक प्लेस के तौर पे डेवलप हुआ है, वैसे सिंगेरपुर को भी क्या किया जाए? डेवलप किया जाए। तो ये भी एक करंट का सवाल था इससे संबंधित। हाँ, केवट प्रसंग। चलिए, मंदिर बताइए। आप लोग को मंदिर बहुत पसंद है, ठीक है। खैर आपको भी नहीं, हमको भी पसंद है। मंदिर जाने के बाद एक ऐसा लगता है ना कि पॉजिटिव एनर्जी निकलती है, ठीक है। अब इसको किसी धार्मिक धर्म से मत लीजिएगा, उसके ढेर सारे साइंटिफिक रीजन भी होते हैं कि अगर मंदिर जाते हैं तो आपके प्रतापगढ़ के पास है हमारे प्रतापगढ़ के पास। सही है। वृंदावन मंदिर, जेके मंदिर और विश्वनाथ मंदिर और देवी पाटन, ये बताइए। विश्वनाथ मंदिर तो काशी विश्वनाथ का मंदिर है, आपको पता है ना। काशी विश्वनाथ का बड़ा फेमस मंदिर है, वाराणसी में, आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। हाँ, मोदी जी कहते हैं कि भोलेनाथ ने, काशी के भोलेनाथ ने, माँ गंगा ने बुलाया है, ठीक है। देवी पाटन, तुलसीपुर कहाँ है ये बताइए? देवी पाटन मंदिर दुर्गा जी का मंदिर है ना, ये दुर्गा जी का मंदिर है ना, ये दुर्गा जी का मंदिर है देवी पाटन। ये कहाँ है? बलरामपुर में है आई थिंक, बलरामपुर उत्तर प्रदेश ना, वही तो है तुलसीपुर बलरामपुर उत्तर प्रदेश में है ये देवी पाटन, ठीक है। तुलसीपुर सही है, ये भी राइट स्टेटमेंट है। तुलसीपुर बलरामपुर, हाँ सही है, ये भी सही है, ठीक है। विश्वनाथ मंदिर भी सही है। वृंदावन मंदिर मथुरा ये जानते ही हैं, ये भी सही है। ये गलत है इसमें, सेकंड वाला जेके मंदिर। अच्छा, जेके मंदिर आखिर है कहाँ? कौन सा सुमेलित नहीं है ये पूछ रहा है ना, तो ये जेके मंदिर सुमेलित नहीं है, तो जेके मंदिर कहाँ है? जेके मंदिर ये आपका कानपुर वाला है, कानपुर में है ये, यहाँ पर लखनऊ लिखा हुआ है। ये कानपुर में है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? लखनऊ लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। निम्न नृत्यों में से कौन सा सुमेलित? नृत्यों में से ये नृत्य है क्या? आदमी है कि नृत्य है भैया? आदमी को गौनई बना दिया है ना, डांसेस। ऐसे कैसे हो सकता है? ये तो रीजनिंग पढ़ने लग गए हम लोग। आदमी नृत्य है, ऐसे कैसे हो सकता है? आदमी नृत्य कैसे हो सकता है भाई? चलिए आगे आते हैं, समझते हैं थोड़ा सा इसको।
ये क्लास आप लोग प्लीज़ शेयर भी कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, और कल भी सेम टाइम पे ये क्लास होगी, तो कल भी आप लोग आइएगा और शेयर करके आइएगा, भारी मात्रा में आइएगा। जैसे आप प्लस क्लास, जैसे आप स्पेशल क्लासेज और प्लस क्लासेज में आते हैं अकेडमी लर्निंग एप्लीकेशन पर, वैसे ही आइएगा। किसका कहाँ जन्म हुआ था ना, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है, एटा में हुआ था। ये बात बिल्कुल सही है कि अमीर खुसरो जो है क्या कहते हैं, तोताए हिंद कहा जाता है इनको, ठीक है। इनका जन्म कहाँ हुआ था, एटा में हुआ था। मिर्जा गालिब का भी जन्म कहाँ हुआ था, आगरा में हुआ। जोश का नाम सुना, जोश मलिहाबादी, इनका नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। अमीर खुसरो का नाम भी सुना है, मिर्जा गालिब का नाम भी सुना है ना। जोश मलिहाबादी एक पोएट थे अंग्रेजों के ज़माने में, है ना। अभी अंग्रेज पोएट थे जिनका नाम था जोश मलिहाबादी, इनका सैयद करके कुछ नाम था ऐसे, ठीक है। इलाहाबाद के, ये लखनऊ के निकट है ना मलिहाबादी आम, जहाँ बहुत फेमना होगा आप लोगों ने, मलिहाबादी आम खाते होगे, दशहरी का एक टाइप है मलिहाबादी, ठीक है। तो जोश मलिहाबादी, ठीक। इसमें लिखा हुआ है कि राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल कहाँ है बताओ। राम प्रसाद बिस्मिल शाहजहांपुर, शाहजहांपुर में जन्म हुआ था ना क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल का। चलिए आगे आते हैं। हाँ डी होगा, डी, इसमें ये वाला सुमेलित नहीं है। चलिए इसी के साथ आज के सवाल आपके समाप्त हुए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप इतनी भारी मात्रा में आए, और कल शेयर करिएगा और ज़्यादा आइएगा। और इन सारे के सारे पॉपुलर एग्जाम्स की तैयारी के लिए आप अनअकैडमी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरा रेफरल कोड है, रेफरल कोड ये लगा सकते हैं VT लाइव, और इस रेफरल कोड को लगा के आप अनअकैडमी प्लस के साथ जुड़ सकते हैं। ये आपका फीस स्ट्रक्चर, अगर मनी इशू नहीं है तो बहुत कम फीस स्ट्रक्चर है। अगर आपके पास EMI है, ठीक है, अगर आपके पास, सॉरी EMI कह रहे हैं कि अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है, माफ़ कीजिएगा, क्रेडिट कार्ड है तो आप EMI के थ्रू भी पे कर सकते हैं। 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 7,000 रुपये, 24 मंथ का लेते हैं तो 8,400 रुपये, ठीक है। 7,000 वाला 6,300 का पड़ेगा, अगर 10% ऑफ हो जाएगा तो 8,400 वाला 7,560 का पड़ेगा। लेकिन इस 7,560 रुपये में आपको क्या क्या मिलेगा। मेरा एक नया पॉलिटी का कोर्स शुरू हुआ है PCS प्रीलिम्स के लिए, RO प्रीलिम का मेंस के लिए नया पॉलिटी का एक कोर्स शुरू